इकोलॉजिकल एनालिसिस की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, यूनिवेरिएट एनालिसिस और मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, तो यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, यूनी का मतलब होता है एक, तो ये ऐसे एनालिसिस होते हैं जिनमें सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। यानी आपने अपना जो इकोलॉजी का डेटा कलेक्ट किया हुआ होता है उसको पहले आप लोगों ने देखना है कि उस पर कौन सा एनालिसिस लगेगा। आइदर इट विल बी यूनिवेरिएट एनालिसिस और इट विल बी मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, अगर तो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें जस्ट एक वेरिएबल के ऊपर कोई चीज़ें या कोई एक वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो हम यूनिवेरिएट एनालिसिस यूज़ करते होते हैं। And it is the simplest form of analyzing data. And it does not deal with the causes or relationships, and its major purpose is to describe. It takes data, summarizes that data and finds pattern in that data. ठीक है, यानी कि जो डिफरेंट वेरिएबल्स का आपस में कम्प्लेक्स टाइप रिलेशनशिप होता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ये एक सिंपलेस्ट एनालिसिस होता है और इसके अलावा जस्ट इसमें जो डेटा होता है उसको लिया जाता है और उसको समराइज किया जाता है और उसके बाद इसके डिफरेंट पैटर्न्स जो है इसके अंदर फाइंड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स होते हैं, इसमें बार चार्ट्स होती हैं, हिस्टोग्राम्स होती हैं, पाई चार्ट्स होते हैं। क्योंकि आप लोगों का ये एक जनरल कोर्स है इसलिए मैं आपको इन चीज़ों के ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी, जस्ट आपको इनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और इसी हिसाब से ये चारों जो एग्जांपल्स हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस की, इनकी मैंने आपको पिक्टोरियल एग्जांपल शो की हुई है इसमें। ठीक है, जैसे फर्स्ट पे है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स, and frequency distribution tables gives you a snapshot of the data to allow you to find patterns। यानी एक टेबल की फॉर्म में एक स्नैपशॉट होता है जिसको देखकर आप पैटर्न जो है वो डिफाइन कर सकते होते हैं। ये पिक्चर जस्ट आपको शो कर रही है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस तरह से होता है। ये कोई एक एग्जांपल है। इसी तरह से जो भी हमारे पास अगर कोई प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं तो उनको अगर डिफरेंट तरीकों से हमने उनकी कोई चीज़ हम फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डिफरेंट मेथड से, तो उनको इस तरह से हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डाल देते होते हैं। सेकेंड वन इज द बार चार्ट। You would be very familiar with this because you have already taken biostatistics course. So bar charts जो हैं, बार चार्ट एक ग्राफ होता है जिसके अंदर रेक्टेंगुलर बार्स होती हैं और यूजुअली ये बार्स जो है डिफरेंट कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और हम इस बार चार्ट को उन कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक दिस इन दिस पिक्चर वेदर की और डिफरेंट टाइप्स हैं, हीटिंग है, कूलिंग, वाटर हीटिंग है, अप्लायंसेस, लाइटनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर्स, इन सब चीज़ों को, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इन सब को आपस में कंपेयर करने के लिए ये बार चार्ट यूज़ हुआ है। हिस्टोग्राम्स जो है इट इज़ जस्ट लाइक द बार चार्ट बट देयर इज़ बेसिक डिफरेंस दैट बार चार्ट के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज यूज हुई होती हैं जबकि हिस्टोग्राम के अंदर एक ही कैटेगरी की डिफरेंट रेंज यूज हुई होती है। जस्ट लाइक इन दिस डायग्राम एज जो है वो एक्स एक्सेस पे दिया हुआ है और ये एज की रेंज है 40 से लेकर 50 तक की। So a histogram is a graphical display of data using bars of different heights. In a histogram, each bar group numbers into ranges. Taller bars show that more data falls in that range. Just like in this picture. Next one is the pie chart. Pie जो होती है वो एक circular type graph होता है जिसमें different pieces में pie जो है वो divide हुआ होता है। Pie chart is a type of graph that displays the data in a circular graph. The pieces of the graph are proportional to the fractions of the whole in each category. And in other words, each slice of the pie is relative to the size of that category. यानी एक पाई है, पाई चार्ट है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने 10 कैटेगरीज के हिसाब से उसको 10 स्लाइसेस में डिवाइड किया हुआ है, तो हर स्लाइस अपनी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
द एंटायर पाई जो है वो 100% ऑफ होल को प्रेजेंट करता है, और एक स्लाइस जो है वो दैट रिप्रेजेंट्स टू द पोर्शन ऑफ द होल। जैसा कि आपको इस एग्जांपल में नजर आएगा कि हाउ मच वाटर डू वी यूज, ठीक है, यानी डिफरेंट जगहों पर हम पानी किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कितने परसेंट इस्तेमाल करते हैं, वो इसका आप में दिखाया हुआ है। जैसे शावर के लिए ये आपको टोटल जो है 6 स्लाइसेस इस पाई के अंदर नजर आ रहे हैं, ठीक है। शावर, टॉयलेट, लीक्स, क्लॉथ्स वॉशिंग में और फॉसेट में और अदर जो है डिफरेंट कैटेगरीज जो है इसमें दिखाई हुई है। सो इट वाज ऑल अबाउट द यूनिवेरिएट एनालिसिस, जिसमें एक ही वेरिएबल को लेकर तो चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट करनी होती है, जबकि जो मल्टीवेरिएट इकोलॉजिकल एनालिसिस है इट इज़ इम्पोर्टेंट इन इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बिकॉज द नेचर इज़ कम्प्लेक्स, नेचर हैज़ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। तो हम जब लार्ज स्केल स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स के दरमियान रिलेशनशिप्स और कंपैरिजंस और इस तरह की चीज़ें जब हमने फाइंड आउट करनी होती हैं तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को। So multivariate analysis is based on the principle of multivariate statistics, which involve observation and analysis of more than one statistical outcome variable at a time। यानी एक ही वक्त में एक से ज़्यादा statistical variables involve होते हैं इस तरह की स्टडी में। Typically, multivariate analysis is used to address the situations where multiple measurements are made on each experimental unit and the relation among the measurements and their structures are important। यानी कि आमतौर पर मल्टीवेरिएट एनालिसिस इस वक्त यूज़ होता है ऐसी सिचुएशन में कि जब हम एक से ज़्यादा मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं एक से ज़्यादा फैक्टर्स के लिए, और उन एक से ज़्यादा फैक्टर्स और मेजरमेंट्स को आपस में हमने को रिलेट करना होता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो डेटा शीट्स दिखाई थी उसमें मैंने आपको 10 स्पीशीज का 10 क्वाड्रेंट में डेटा दिखाया था। सो वो 10 स्पीशीज का 10 क्वाड्रेंट में डेटा और फिर उन्हीं 10 क्वाड्रेंट के अंदर जो है 11 जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे उनका डेटा भी मैंने आपको दिखाया था। तो वो एक ऐसा केस है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, यानी स्पीशीज भी इन्वॉल्व हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, और इसके अलावा एक से ज़्यादा मेजरमेंट्स लिए हुए हैं, यानी कि ज़्यादा क्वाड्रेंट ज़्यादा सैंपल्स लिए हुए हैं। तो उस केस में जो एनालिसिस यूज़ होगा वो होगा मल्टीवेरिएट एनालिसिस का। अगर हम इसको कंपेयर करें यूनिवेरिएट एनालिसिस से तो मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक इज एडवांटेजियस because it provides a way to handle large data sets with large number of variables, and it provides rules for combining variables in an optimal way। different variables को इकट्ठा करके उनको compare करना जो है वो possible होता है इसमें। इसके अलावा it provides a solution to the multiple comparison problems by controlling experiment wise error rate। एरर रेट को कंट्रोल करते हुए मल्टीपल कंपैरिजन प्रॉब्लम जो है वो पॉसिबल उसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल होता है इसमें। सो देयर आर मल्टीवेरिएट इकोलॉजिकल एनालिसिस को अगर देखा जाए तो 20 से ज़्यादा तरीक़ाकार होते हैं इस तरह के एनालिसिस के। Which one you choose depends upon the type of data you have and what your goals are। अब 20 से ज़्यादा जो वेज हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस के उनमें से वो तरीका आप इख्तियार करते हैं जो आपके डाटा के हिसाब से सूटेबल होता है। फॉर एग्जांपल देयर आर अब मैं आपको उन 20 में से सिर्फ जस्ट 3 की एग्जांपल दूंगी, क्लस्टर एनालिसिस की, रिग्रेशन एनालिसिस की और ऑर्डिनेशन एनालिसिस की। जो फर्स्ट वन है क्लस्टर एनालिसिस, इसको क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। क्लस्टरिंग या क्लासिफिकेशन इन स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू हाउ डेटा इज गैदर्ड बाय फैक्टर्स। डिफरेंट सिमिलैरिटीज की बिना पर जितना भी डेटा होता है उसको डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई करने के लिए क्लस्टर एनालिसिस इस्तेमाल होता है या क्लासिफिकेशन इस्तेमाल होती है। इसके लिए यूजुअली एक सॉफ्टवेयर है ट्विनस्पैन का, विन ट्विन्स का। विन ट्विन्स एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि यूजुअली इकोलॉजिकल डेटा की क्लस्टरिंग या क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है।
नेक्स्ट वन इज रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स में आपने शायद इसके बारे में पढ़ा होगा कि इट इज अ पावरफुल स्टैटिस्टिकल मेथड दैट अलाउज यू टू एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट। आपके पास जो एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक को या रिलेशनशिप को प्रेजेंट करने के लिए रिग्रेशन एनालिसिस इस्तेमाल होता है और यूजुअली एक्सेल में बहुत आसानी के साथ इसको यूज़ किया जा सकता है। और रिग्रेशन एनालिसिस के बाद जो हमारे पास ग्राफ आता है वो इस तरह का होता है जिसमें ये एक रिग्रेशन लाइन होती है। जो ऑरेंज कलर की लाइन आपको शो हो रही है ये रिग्रेशन लाइन है। अगर ये बिल्कुल सीधी है तो इट मीन्स के एक्स और वाई का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों एक दूसरे पे जो है इफेक्ट कर रहे हैं। और इस एनालिसिस के साथ ही जस्ट लाइक दिस एक इक्वेशन भी जो है वो इस ग्राफ के ऊपर आ जाती होती है जिसको हम रिग्रेशन इक्वेशन भी कहते हैं या रिग्रेशन फार्मूला भी कहते होते हैं। एंड द थर्ड वन इज ऑर्डिनेशन एनालिसिस। ऑर्डिनेशन एनालिसिस को ग्रेडियंट एनालिसिस भी कहा जाता है। इट इज वन ऑफ द पॉपुलर मल्टीवेरिएट एनालिसिस and it is an analytical method of ordering sampling or species along actual or presumed gradients. So हम ग्रेडियंट एनालिसिस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई ग्रेडियंट इन्वॉल्व होता है, एनवायरमेंटल ग्रेडियंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनवायरमेंटल ग्रेडियंट क्या होता है। एनवायरमेंटल ग्रेडियंट एक्चुअली एक ग्रेजुअल चेंज होता है किसी भी एनवायरमेंटल वेरिएबल के अंदर, जैसा कि फॉर एग्जांपल एल्टीट्यूड है या स्लोप एस्पेक्ट है या ग्रेजिंग प्रेशर है। ये सब जो हैं वो एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स हैं। यानी अगर आप एक हिली एरिया में ग्रेजिंग प्रेशर नोट कर रहे हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम अगर वो कम से ज़्यादा हो रहा है या ज़्यादा से कम हो रहा है तो उसको कहते हैं कि ये एक ग्रेडियंट है, ग्रेजिंग प्रेशर ग्रेडियंट है। तो इस तरह से जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रेजुअल चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस और टाइम उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट। और उस ग्रेडियंट के हवाले से जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होती है इसकी सैंपल्स या प्लॉट्स की या स्पीशीज की, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेशन। सो ऑर्डिनेशन के दो तरीक़ेकार होते हैं, या तो इनडायरेक्ट ऑर्डिनेशन होती है या फिर ये डायरेक्ट ऑर्डिनेशन होती है। इनडायरेक्ट ऑर्डिनेशन जो होती है इसको हम अनकॉन्स्ट्रेंट ऑर्डिनेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या पीसीए। और जो डायरेक्ट ऑर्डिनेशन या कॉन्स्ट्रेंड ऑर्डिनेशन होती है वो होती है सीसीए, कैनोनिकल कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस। इसके अंदर ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑर्डिनेशन के अंदर देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स। मैंने आपको जस्ट ये एक एग्जांपल्स में दी है पीसीए और सीसीए की। Now what is the difference between the indirect and direct ordination, or the difference between unconstrained or constrained ordination? So डायरेक्ट ग्रेडियंट एनालिसिस या डायरेक्ट ऑर्डिनेशन तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास जो स्पीशीज या सैंपल्स जो हैं वो उनके ग्रेडियंट्स हमें पता होते हैं। When the gradients for species or sample are known, at that time we use direct gradient analysis या direct ordination. So several type of ordination rely on direct gradient analysis. But if the environmental gradients are unknown, हम उनके जो ग्रेजुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की ग्रेजुअल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें नहीं पता होता, हम नहीं जानते होते, तो उस वक्त हम जो एनालिसिस यूज करते हैं उसको हम कहते हैं indirect gradient analysis या indirect ordination. So if however the environmental gradients are not known, then the goal of the analysis is to infer those gradients from the abundance data itself. कि उस वक्त हमारे पास जो स्पीशीज का abundance या presence absent data या जो IV data है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था importance value data, वो जो अगर हमारे पास डाटा है तो उस डाटा के अंदर से हमें एनालिसिस करके खुद से जानना है उन ग्रेडियंट्स के बारे में, तो उसको हम इनडायरेक्ट ग्रेडियंट एनालिसिस या अनकॉन्स्ट्रेंड ऑर्डिनेशन भी कहते हैं।
So first one was the indirect ordination या unconstrained ordination, जो इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई है PCA की, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये पिक्चर आपको PCA के बारे में बताती है कि डिफरेंट ग्रेडियंट्स के अंदर जो है डिफरेंट सैंपल्स की डिवीजन हुई हुई है इन बाय प्लॉट, एक ग्राफ के अंदर। इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेशन बाय प्लॉट। जिस बाय प्लॉट मीन्स के दो एक्सेस इसके नजर आ रहे हैं और दोनों एक्सेस के ऊपर जिसके जितने भी सैंपल्स और स्पीशीज हैं या कैटेगरीज हैं वो सारी नजर आ रही हैं। स्पाइडर की स्पीशीज हैं जो कि आपको ब्राउन रेक्टेंगल से नजर आ रही है और बाकी ये सैंपल्स हैं। सेकेंड टाइप इज द डायरेक्ट ऑर्डिनेशन और कॉन्स्ट्रेंट ऑर्डिनेशन, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी है कैनोनिकल कॉरेस्पॉन्डेंस एनालिसिस की, इन शॉर्ट CCA की। ये पिक्चर CCA की है जिसके अंदर आपको जो मैंने डेटा शीट के अंदर डेटा दिखाया था उसका CCA एनालिसिस हुआ है, जिसमें जो आपको नंबर में 1 से ऑनवर्ड्स जो नंबर्स हैं ब्लैक डॉट्स, ये आपको सैंपल्स दिखा रहे हैं और उन सैंपल्स की डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट्स हुई हुई है। और इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट्स कौन कौन से हैं? स्लोप, रेजिंग प्रेशर, डिस्टर्बेंस, ऑर्गेनिक मैटर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सॉइल टेक्सचर, सॉइल pH वगैरह जो हैं ये सारे इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट्स बना रहे हैं। सो अब अगर आप इसके जो राइट साइड है इस पे देखें तो ये 34, 35, 21, 23 ये वाले जो सैंपल्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय फास्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज एंड डिस्टर्बेंस। यानी कि इस CCA से हमें इनका जो आपस में सिग्निफिकेंट या रिलेशनशिप है वो हमें पता चल रहा है कि CCA बाय प्लॉट के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, ये सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं अलोंग विद दीज ग्रेडियंट्स। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर टॉप लेफ्ट पे देखो तो 20 है, 1, 4, 19 और इसी तरह 3, 13 ये सारे जो सैंपल्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द एल्टीट्यूड, सॉइल EC, पोटेशियम सैचुरेशन परसेंटेज, सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल pH। ये सारे इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट्स जो हैं इन सब सैंपल्स की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्पफुल होते हैं। That's all.